हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 9 के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, उस बीज का नाम बताइए जिनसे निकला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साल के बीज। चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल साल के बीजों से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चर्म शोधक का क्या उपयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाल से चमड़ा बनाने में। चर्म शोधक का प्रयोग खाल से चमड़ा बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीड़ी बनाने में। बीड़ियां बनाने में तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1700 से 1795 के बीच औद्योगिकीकरण के दौर में दुनिया का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जंगलों को सफाया किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 139 लाख वर्ग किलोमीटर। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1795 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छठा भाग। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्लीपर कहाँ लगते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेल के पटरी पर। स्लीपर रेल के पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रहते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में इंग्लैंड में किस जंगल के लुप्त होने के कारण शाही नौसेना के लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आने लगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओक। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत या ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। अगला प्रश्न है, 1805 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए जाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी से। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर लकड़ी से बनाए जाते थे। (1850) के दशक में रेल लाइनों के प्रसार से लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी।
शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्लीपर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। दूसरा है, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाय और कॉफी के बागान कैसे लगाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनों को साफ करके। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। अगला प्रश्न है, स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाइट्रिच ब्रेदिस। स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रेदिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1864 में। ब्रेदिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। दूसरा है, इस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। ब्रेदिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काटकर इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए। दूसरा है, वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण कर विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। तीसरा है,
खेती की गतिविधियों के जरिए भारतीय किसान जंगलों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वानिकी विश्लेषण करने का फैसला किया। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिबंधित। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ला सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1865 में वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, 1878 और 1927। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहली बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। अगला प्रश्न है, घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहां से ले जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, संरक्षित और ग्रामीण वन। घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महुआ। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर से की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेमूर। सेमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जंगलों में शिकार और पशु चराने को प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा है, झूम कृषि पर प्रतिबंध। तीसरा है, गांवों में पशुपालन पर रोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशु चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहती थी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। अगला प्रश्न है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लादिंग का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से है। मिल्पा का संबंध मध्य अमेरिका से है। चितमेन का संबंध अफ्रीका से और चेना का संबंध श्रीलंका से है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव
झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या तावी व श्रीलंका में चेन्ना। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थानीय नाम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लादिंग। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए ढाया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोड़, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से झूम खेती को प्रतिबंधित करने के क्या कारण थे? पहला है, जंगलों को जलाने के बाद 12 से 18 साल तक परती छोड़ना पड़ता था। दूसरा है, जंगल जलाते समय बेशकीमती पेड़ों को भी लपेटो चपेट में आने का खतरा था। तीसरा है, घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान पर हिसाब रखना मुश्किल होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। जंगल जलाते समय बेशकीमती पेड़ों को भी लपेटो चपेट में आने का खतरा रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल होता था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जानवरों को लुप्त होने के निम्न में से कौन से कारण थे? पहला है, जानवरों को मारकर हिंदुस्तान को सभ्य बनाना। दूसरा है, दरबारी और नवाबों को बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना संस्कृति का हिस्सा। तीसरा है, शिकार को खेल की ट्रॉफी के रूप में देखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंगलों पर वन विभाग के नियंत्रण स्थापित होने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, वनवासियों के जीवन प्रभावित हुए। दूसरा है, कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। तीसरा है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार और पशु चारण पर रोक लगा दी गई। चौथा है, सरकार द्वारा यूरोपीय कंपनियों वन उत्पादों की इजारेदारी सौंप दी गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही है।
जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई इलाकों में ऐसा हुआ, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी। अगला प्रश्न है, किस समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र प्रारंभ किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुनदुरुक। 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मेनियोक उगाने वाले ब्राजीली एमेजॉन के मुनदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संथाल को। अंग्रेजी के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा कराचा व येरुकोला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरोध करने वाले वन समुदाय के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धू। हिंदुस्तान और दुनिया भर के वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में वन समुदाय के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदायों का नायक नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा एस राजू। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित किन राज्यों की सीमाओं से नहीं लगा हुआ क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है, बस्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बस्तर के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। दूसरा है, गोदावरी नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तीसरा है, बस्तर में मारिया, गोंड, धुरवा, भतरा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक
आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बस्तर को पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बस्तर के लोग एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेने के देवसारी दांड नामक एक शुल्क अदा करते थे। दूसरा है, गांवों अपने जंगलों की हिफाजत करने के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। तीसरा है, औपनिवेशिक सरकार ने जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और पाबंदी लगने से बस्तर के लोग त्रस्त थे। चौथा है, लोगों ने बाजारों और त्योहारों के मौके पर इकट्ठा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करने लगे और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसीलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। अगला प्रश्न है, बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुंडा ध्रुव। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नीथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंडोनेशिया के किस द्वीप को चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावा। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वर्णाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसमें डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावा। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, जावा के कौन से समुदाय वन काटने में कुशल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलांग। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवार को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनमें कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा वनों पर नियंत्रण स्थापित करने दौरान कलांगों ने डचों के किलों पर कब आक्रमण किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1770 में। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, डच वैज्ञानिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल की पहुंच पर बंदिश लगा दी। दूसरा है, नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। तीसरा है, ग्रामीणों को मवेशी चराने और जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों के जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करने की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लेनडॉक-डीएनस्टेन। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेनडॉक-डीएनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर विद्रोहियों का तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए जंगलों पर इनका अधिकार नहीं है। दूसरा है, इन आंदोलन को संगठित करने का काम रंदुब्लांगतुंग गांव के सुरोंतिको सामीन ने किया था। तीसरा है, डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर विरोध किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुब्लांगतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जंगल, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के जावा पर जापानियों ने कब्जे के ठीक पहले किसने भस्म कर भागो नीति अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डच। भारत के तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 5 आधुनिक विश्व के चरवाहों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन
हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।